सुबह के 5 बजे होते हैं। एक लड़का अपने साथ वाले घर के दरवाजे को बजाते हुए आवाज लगा रहा था। यह घर उसके ताऊ जी का था। तो उसकी ताई जी दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलती है तो वह लड़का रोते हुए कहता है, ताई जी, पूरा घर बर्बाद हो गया है। दरअसल इस लड़के का पूरी परिवार खत्म हो चुका था। ताई जी उसकी बात सुनकर रोने चिल्लाने लगती है तो पड़ोसी भी बाहर निकल आते हैं। जैसे ही इस घटना की खबर गांव में फैलती है तो कोई पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर गांव वालों से बातचीत करती है तो पहले जो कहानी बताई जा रही थी उस पर हर कोई गांव वाला, पुलिस, परिवार सच मान लेते हैं। और बताया जा रहा था कि एक लड़का सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस आईपीएस बनने की 8 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहा था। सफलता न मिल पाने की वजह से इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने अपने परिवार के 5 लोगों को कत्ल कर दिया और खुद भी खत्म हो गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने निकल कर आती है तो उसमें हर किसी को हैरान कर दिया। एक शख्स अपने आप को सर पर 2 गोलियां कैसे मार सकता है? और इसके बाद जो असली कहानी सामने निकल कर आती है उससे परिवार, गांव वाले, पुलिस तो दंग रह ही जाते हैं। साथ ही साथ आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पारिवारिक रिश्ते कैसे खत्म होते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित सांगवान आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक जिला सीतापुर की है। इसी सीतापुर जिले में रामपुर मुथरा थाने की जद में पहलापुर गांव आता है। पहलापुर में जैसे ही सुबह ताई जी अपने घर के से निकलकर अपने देवर के घर जाती है तो घर के अंदर घुसते ही आंगन में उसे 3 बच्चे खून से लथपथ बेसुध दिखाई पड़ते हैं। यह देखकर वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है। सुबह सुबह उसकी चीख पुकार जैसे ही पड़ोसियों के कानों में गूंजती है तो आसपास के लोग जब इस घर पर पहुंचते हैं तो हर कोई अंदर का मंजर देखकर हैरान था, क्योंकि इस घर के आंगन में 3 बच्चे, जिनमें से एक बेटी का नाम एरना, उम्र लगभग 12 वर्ष, दूसरी बेटी का नाम आश्वी, उम्र लगभग 10 साल और तीसरा बच्चा आद्विक, उम्र लगभग 5 साल, खून से लथपथ बेसुध हालत में पड़े हुए थे। इनमें से आश्वी भी तो मर चुकी थी, लेकिन एरना और आद्विक की सांसें चल रही थी। इस पर गांव वाले इन 2 बच्चों को पास ही नजदीक के एक सीएचसी में लेकर जाते हैं। तब तक एरना भी अपनी सांसें खो चुकी थी। सीएचसी में डॉक्टर के पास इस हालात से निपटने के लिए पूरी सुविधा न होने की वजह से आद्विक को लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। लेकिन किस्मत देखिए, यहाँ पर आकर घर का यह चिराग भी दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर घर के अंदर जब लोग जाते हैं तो एक कमरे में सावित्री देवी, उम्र लगभग 62 साल के करीबन, उसकी लाश पड़ी हुई थी। और साथ वाले कमरे में लड़के अनुराग, उम्र लगभग 45 वर्ष, वह उसकी पत्नी प्रियंका, उम्र लगभग 40 साल की लाश होती है। घर में चारों तरफ खून ही खून होता है। पुलिस इन सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लगभग 24 घंटे के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि अनुराग की कनपट्टी पर 1 गोली नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी हुई थी। यह अपने आप में बड़ा अजीब था कि एक शख्स जो अपने आप को मारना चाहता है और वह कैसे अपने सिर पर 2 गोलियां मार सकता है। वहीं उसकी मां के सिर पर लोहे की किसी भारी चीज से बार बार वार किया गया था और पत्नी प्रियंका के सीने में गोली मारी गई थी। बच्चों में बड़ी बेटी के सर पर भी लोहे की भारी चीज से चोट की हुई थी, साथ ही साथ गोली मारी गई थी। 2 छोटे बच्चों को छत पे से नीचे फेंका गया था। इस वजह से उन्हें काफी चोटें आई थी, जिन वजह से इनकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट को देखने के बाद पुलिस की तफ्तीश अलग दिशा में चलने लग जाती है, क्योंकि अनुराग को लेकर जो कहानी बनाई गई थी अब उसका विश्वास नहीं रहा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए सबसे पहले अनुराग के ताऊ और छोटे भाई अजीत को उठाया। साथ ही साथ घर के आसपास रहने वाले कई लोगों से पूछताछ की। पुलिस बाकी सबको तो छोड़ देती है, लेकिन अजीत को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। और शक हो भी क्यों ना, क्योंकि अजीत ने अपनी बीवी और बच्चों को शुक्रवार को ही अपनी ससुराल में भेज दिया था। और जब घायल बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए अजीत की कार मांगी गई तो उसने कार देने से भी मना कर दिया था। अनुराग का छोटा भाई अजीत सहायक अध्यापक होता है, प्राथमिक विद्यालय विकास क्षेत्र जगतपुर में नियुक्त होता है। वह वहीं पर अपने बीवी और बच्चों के साथ रह रहा था। पुलिस जब अपने तरीके से पूछने लगती है तो वह कहता है कि मैं तो खुद ही मरीज हूं, मेरी तो बाईपास सर्जरी है, मैं क्या ही किसी को मारूंगा। इस पर पुलिस उसे खाना पीना दवाई सब कुछ देती है, लेकिन उसे इस पूछताछ के दौरान सोने नहीं दिया जाता।
ना सोने की वजह से वह टूटने लग जाता है और बताता है कि मैं तो एक सहायक अध्यापक लगा हुआ हूँ, मेरी तो थोड़ी सी सैलरी होती है, उसी में मुझे अपना गुजर बसर परिवार घर चलाना होता है। मैंने तो अपना घर बनाया है, वह भी लोन लेकर बनाया है, जबकि मेरा भाई यहाँ रहकर खेती से अच्छी कमाई कर रहा था और उसकी पत्नी लखनऊ में अच्छी जॉब पर है, वह भी बहुत पैसे कमाती है। इन्होंने लखनऊ में अभी एक नया फ्लैट भी लिया है, वहीं पर वह बच्चों को अपने साथ रखकर प्राइवेट स्कूल में अच्छे से पढ़ा रही है। इससे मेरे मन में एक अंदर घृणा पैदा होने लगी थी। यह सब तो इतने अच्छे से रहते हैं और मैं इतनी मेहनत के बाद भी कुछ ठीक से कर नहीं पा रहा था। मेरे पिता मरने से पहले किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था, जिस पर 35 लाख का कर्ज था, जिसे मैं अपने भाई और माँ को बार बार कहता था कि गोरंडा चौराहे की प्रॉपर्टी को बेचकर इसे चुका दिया जाए, लेकिन भाई और माँ इसके लिए तैयार नहीं थे। इस बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन मैंने कई बार भाई की पत्नी प्रियंका को भी इस बात को लेकर बोला, लेकिन उसने भी मेरी बात को गंभीर नहीं लिया। इसीलिए शुक्रवार को अपने बच्चों को ससुराल भेज दिया और परिवार में सभी यहाँ इकट्ठे होने दिया, क्योंकि 13 मई को यहाँ पर इलेक्शन थे। वह रात में ही अनुराग से जब बात करने की कोशिश करता है तो वह उसकी कोई बात नहीं सुनता। घर पर झगड़ा भी होता है और सभी अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। इस बात से मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे मैं उठता हूँ और घर की सारी लाइटों को काट देता हूँ। गर्मी की वजह से परेशान होकर बच्चे और प्रियंका छत पर जाकर सो जाते हैं, तो मैं प्रियंका के सर पर हथौड़े से वार करता हूँ और उसे घर पर रखे पिता के तमंचे से गोली मार देता हूँ। जब माँ को गोली की आवाज सुनाई देती है तो वह अपने कमरे से निकलती है और कहती है कि क्या हुआ, तो मैं उसके सर पर भी हथौड़े से वार करता हूँ और गोली मार देता हूँ। उसकी वजह से वह जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद मैं भाई के कमरे में जाता हूँ और वह शराब के नशे में बेसुध पड़ा था, उसके सर पर गोली मार देता हूँ। यह सब शोर सुनकर मेरी बड़ी भतीजी कमरे में आ जाती है। मैं उसे भी गोली मारने की कोशिश करता हूँ तो दूसरी गोली भी अनुराग को जा लगती है। इस पर भतीजी भागने लग जाती है और मैं भतीजी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता हूँ और हथौड़ा उसके पीछे फेंक कर मारता हूँ और फिर भतीजी को गोली मार देता हूँ और फिर छत पर जाकर मैं छोटी भतीजी और भतीजे को ऊपर छत से नीचे फेंक देता हूँ। उसके बाद जो मेरे कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे उन्हें धोने के लिए बाथरूम में जाता हूँ। हाथों पर से तो खून के धब्बे उतर जाते हैं, लेकिन कपड़ों से खून के निशान नहीं उतरते। तो मैं कपड़े बदलकर घर से बाहर आकर अपनी ताऊ का दरवाजा खटखटाता हूँ और बताता हूँ कि अनुराग ने सारे परिवार को खत्म कर लिया है। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दूसरी गोली लगने वाली बात से सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो यह थी आज की पूरी कहानी, जिसमें परिवार का एक सदस्य ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसमें पूरा परिवार खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना व परेशान करना नहीं, बल्कि समाज में फैली बुराइयों को आपके सामने लाना है। कल फिर मुलाकात होगी एक नई घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।